वाकई उन्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई होगी। अब मैं मजीद। मैंने कहा, फरन तुमने इसे जाने को कहा है? जिंकार ने औरत को देखते हुए कहा, हाँ, हम अपने इस पुरसुकून घर को जराइम का अखाड़ा नहीं बना सकते। मैं चाहती हूँ कि अब ये यहाँ से चले जाएं। तुम जूं जूं बूढ़ी होती जा रही हो, इसी तरह बदइखलाक भी होती जा रही हो। लूसिया, तुम मेहमान का ख्याल रखो, ये अभी नहीं जाएंगे। जाओ फरन, सब्जी का गाढ़ा सूप तैयार करो। बूढ़ी औरत बाहर निकल गई थी। मिस्टर जिंकार ने कहका लगाते हुए कहा, मर्द की आवाज में इतना रौब तो होना ही चाहिए। ये कौन सी जगह है मिस्टर जिंकार? मेरा फार्म हाउस। इतराफ में तुम्हें फलों के बागात नजर आए होंगे, सब मेरे हैं। फरन मेरी बीवी है और लूसिया मेरी भतीजी। ये जगह ग्रीनलैंड से कितनी दूर है? ग्रीनलैंड यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, उसने जवाब दिया। ग्रीनलैंड के तसव्वुर के साथ ही मेरा हाथ सीने पर पहुंच गया और ये महसूस करके कि फाइल वहां मौजूद नहीं, मेरा दिल तो धक से रह गया था। लेकिन उसी वक्त लूसिया आगे बढ़ी और मेरे बाजू पर हाथ रखती हुई बोली, तुम्हारी हालत काफी बेहतर मालूम होती है। और उसके साथ ही उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा सामान मेरे पास महफूज है। मैंने अजीब सी निगाहों से लड़की की तरफ देखा और वो मुस्कुरा दी। मिस्टर जिंकार ने मोटा सिगार दांतों में कुचलते हुए कहा, उसके बावजूद तुम जब तक बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं हो जाओगे यहाँ से नहीं जाओगे। लूसिया, तुम इनका ख्याल रखोगी। और नौजवान शिकारी, मैं तुमसे उन वाकयात के बारे में जरूर पूछूंगा जिनकी वजह से तुम जख्मी हुए, लेकिन कोई जल्दी नहीं, इत्मीनान से अब आराम करो। मिस्टर जिंकार बाहर निकल गए और उनके बाहर जाते ही लूसिया मेरे पास बैठ गई। मैंने उसके अंदाज में कुछ अजीब सी कैफियत महसूस की थी। इस वक्त भी वो मुझसे भिड़ कर बैठी थी। तुम्हारा नाम डैनी विल्सन है ना? हाँ, मैंने सर हिलाते हुए कहा। तुमने अभी अपने सीने को टटोला था? हाँ, मैंने कुछ अहम कागजात। शुक्र करो तुम किसी और के हाथ नहीं लगे। अगर आंटी तुम्हारे पास से बरामद होने वाला सामान देख लेती तो शायद तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस छत के नीचे पनाह ना मिलती। वो तो मैं ही हूँ जो उस तरफ जा निकली थी जहाँ तुम बेहोश पड़े हुए थे। मैं खुद ही तुम्हें उठाकर यहाँ लाई हूँ और तुम्हारी इब्तदाई मरहम पट्टी मैंने ही की थी। उस वक्त अंकल और आंटी सो रहे थे। सच बहुत वजनी हो तुम। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। चंद लम्हात वो खुमार की सी कैफियत में रही, फिर संभल कर बोली, ये ब्लैक प्लेन क्या है? मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था, पूरे बदन का खून चेहरे पर सिमट आया था और कनपटियां आग उगलने लगी थी। इस वक्त की अहमियत का मुझे एहसास था। ये लड़की नमा औरत या औरत नमा लड़की इतनी लाउबाली और मासूम नहीं थी जितना कि जाहिर करती थी। इस वक्त मैं उसके सामने बेबस था क्योंकि ब्लैक प्लेन फाइल उसके कब्जे में थी। तुम परेशान हो गए? मैं सिर्फ मालूमात के लिए पूछ रही हूँ, मुझे ऐसी चीजों से दिलचस्पी है। अंकल जिंकार्ड और आंटी फरन अमन पसंद लोग हैं। वो खुद को तमाम खतरात से बेनियाद रखकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जबकि मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत है। मुझे पूरी इसरार और सिनसिनी खेज हालात में जिंदगी गुजारने में लुत्फ आता है। तुमने वो फाइल पढ़ी? मैंने खुद को संभाल कर पूछा। नहीं, यकीन करो नहीं, मैंने उसे तुम्हारी अमानत समझकर महफूज रखा है। क्या तुम मुझे उसके बारे में बताना पसंद नहीं करते? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। दरअसल लूसिया, वो मेरी मलकियत नहीं, मेरे पास भी वो किसी की अमानत है। मैं उसी लिए परेशान हो गया था। मैंने आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा सामान महफूज है। लेकिन क्या तुम मुझे दोस्त बनाना पसंद करोगे? तुम खुद ब खुद मेरी दोस्त बन गई हो लूसिया। बेगर्दी से मेरी मदद करके तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तो फिर मुझे अपने बारे में बताओ। ये अपना नाम तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नाम से क्या होता है फिर? और क्या जानना चाहती हो? तुम जासूस हो या फिर कोई जराइम पेशा इंसान? क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी दहशत पसंद ग्रोह से है? तुम्हारा क्या ख्याल है? 100% वही जो मैंने कहा। अगर ऐसा है तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे ये सब कुछ पसंद है, पहले ही तुमसे इजहार कर चुकी हूँ। वैसे मुझे यकीन है कि तुम बिला वजह ही इस हाल को नहीं पहुंचे, बल्कि कुछ हादसात पेश आए हैं तुम्हें। तुमने मेरे लिए अपनी जात में काफी दिलचस्पियां पैदा कर ली हैं। डियर लूसिया, अब तो दिल में तुम्हारे बारे में जानने की ख्वाहिश बेदार हो गई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है, मेरे बारे में कोई तो ख्याल आया तुम्हें। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, अब बूढ़ी वरन को दौरा पड़ जाएगा, उसे मौत आ रही होगी। अपनी आंटी की बात कर रही हो? खुदा हाफिज। वो एकदम उठ खड़ी हुई, फिर दरवाजे के करीब पहुंचकर बोली, अपने सामान के लिए परेशान ना होना, सब कुछ हिफाजत से रख छोड़ा है मैंने। जब मांगोगी दे दूंगी। मेरे मजीद कुछ कहने से पहले वो छपाक से बाहर निकल गई और मैं दरवाजे को देखता रह गया। अमेरिका जैसे मुल्क में ऐसे किरदार का मिल जाना ताज्जुब खेज नहीं था, लेकिन क्या वो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है?
बज़ाहिर तो ऐसा नजर नहीं आता था। मैं तशवीश से सोचता रहा वो लोग कौन थे जो फैक्ट्री में जेम्स पोकर के पास आए थे, जेम्स पोकर को किसने कत्ल किया था, और उसके बाद मेरे साथ पेश आने वाले वाकयात। क्या उन लोगों को फौरन ही ब्लैक प्लान फाइल गायब हो जाने का एहसास हो गया था? क्या उन्होंने जेम्स पोकर के कत्ल का शुबा मुझ पर किया था? अगर ये बात थी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जेम्स पोकर के कातलों में से नहीं थे। जेम्स पोकर बार्बन वाइको का आदमी था और छेवनी मकासद के लिए काम कर रहा था। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे कत्ल कर दिया? सारे वाकयात एक उलझी हुई डोर की मानिंद थे जिनका सिरा कहीं नहीं मिल रहा था। इस वक्त फौरी तौर पर मेरी तवज्जो का मरकज लूसिया की शख्सियत बन गई थी। ये लड़की या औरत किस टाइप की है? ब्लैक प्लान फाइल से उसने क्या नतीजा अखज़ किया था? और जैसा कि उसने कहा था कि वो ज़ाती तौर पर इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही और उसने फाइल खोल कर भी नहीं देखी, तो फिर आखिर उसकी दिलचस्पी का सबब क्या है? न जाने रात का कौन सा पैर था कि दफअतन मेरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। मैं जल्दी से दरवाजे के करीब पहुंचा तो बाहर से लूसिया की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, तुमने मेरी आवाज पहचान ली होगी। मैं एक लम्हे के लिए रुका तो लूसिया फिर बोली, मैं दरवाजे के करीब तुम्हारे कदमों की आहट सुन चुकी हूँ, मुझे अंदर आने दो। मैंने दरवाजा खोल दिया और लूसिया अंदर घुस आई। वो शबे ख्वाबी के लिबास में थी, बिखरे हुए बाल और चेहरे का उड़ा उड़ा रंग, होंठों पर एक लर्दिश थी और आंखों में अजीब सी चमक। ये वक्त है तुम्हारे जिस्म पर मालिश करने का, और ये जरूरी है, वरना तुम्हारे इन छोटे छोटे खराश नमा जख्मों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस वक्त? मैंने हैरत से कहा। हाँ इस वक्त, उसने कहा और मेरे नजदीक आ गई। उसके हाथ में एक गोल शीशी थी जिसका ऊपरी सिरा बहुत छोटा था और दूसरे हाथ में रुई थी। मैं एक लम्हे के लिए परेशान हो गया था, लेकिन बहर तौर उसे संभाले रखना भी जरूरी था। चुनाचे मैंने हथियार डाल दिए। थोड़ी देर तक वो अपने काम में मसरूफ रही और फिर आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। क्या अब मैं अपना गाउन पहन लूं? मैंने सवाल किया। हाँ, वो थके थके अंदाज में बोली। अनोखा केस था, समझ में नहीं आता था। रोशनी कर दूं? फिर उसने सवाल किया। नहीं, वो बूढ़े गिद्ध अभी इस तरफ दौड़ पड़ेंगे। वो दांत पीसते हुए बोली और मैं गाउन पहनकर उसके सामने बैठ गया। तुम मेरे लिए एक मुअम्मा हो लूसिया। क्या अब भी तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? क्या पूछना चाहते हो मेरे बारे में? क्या बताऊं? बोलो, क्या बताऊं? तुम्हारा टाइप क्या है? मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानेगा, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। मुझे अपने बारे में और कुछ नहीं बताओगी? हाँ क्यों नहीं, वही सब कुछ तो बताने के लिए आई हूँ। सुनो, सबसे पहली बात तो ये सुनो कि मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार ना होना। मैं बदकिरदार नहीं हूँ और कभी अपने किरदार पर दाग आने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपने महबूब से मोहब्बत करती थी और मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा उसकी नजर कर दिया था। चुनाचे मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार ना होना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा महबूब कौन है? है नहीं, था, उसे मुझसे छीन लिया गया। किसने छीन लिया? उन्होंने जो मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे, जो मेरे अपने थे, जिन्होंने हमेशा मुझे अपना कहा लेकिन अपना समझा नहीं। मैंने हमदर्दी से लूसिया के शाने पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, दिल का बोझ हल्का कर लो लूसिया, इस तरह तबीयत संभल जाती है। मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हो? कभी नहीं रोई मैं और ना ही कभी रोऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने गम गुसारी से कहा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, जैसा कि तुम जानते हो मेरा नाम लूसिया कैलेस है। एक दौलतमंद बाप की बेटी थी। माँ बचपन ही में मर चुकी थी। नौजवानी की उम्र में दाखिल हुई तो बाप भी एक हादसे का शिकार हो गया। बचपन ही में मुझे जेम एलसी से मंसूब कर दिया गया था। जिम ने कानून की तालीम हासिल की थी और उसके बाद उसने एक कामयाब वकील की हैसियत से अपनी जिंदगी का आगाज किया था। वालिद की मौत के बाद बेशुमार लोग मेरी सरपरस्ती के लिए उठ खड़े हुए। ये मेरे अपने खानदान के लोग थे। उन्होंने मुझ पर मोहब्बतों की बारिश कर दी। नौजवानी की उम्र थी, मैं उनके फरेब का शिकार हो गई, लेकिन दर हकीकत उस सरपरस्ती की आड़ में वो मेरी दौलत को अपनी तहवील में रखना चाहते थे। मैंने बचपन ही से जिम को चाहा था और उसके साथ ही अपनी जिंदगी के सुनहरे ख्वाबों का आगाज किया था। जिम बहुत खुददार इंसान था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने आप को मेरे म्यार के मुताबिक बनाए, लेकिन मेरे अपने सरपरस्तों की नापाक ख्वाहिशें उसके इल्म में आई तो उसने मुझे उनसे अलहदगी का मशवरा दिया। यह अलहदगी उस सूरत में मुमकिन थी जब जिम से मेरी शादी हो जाए। चुनाचे मैंने अपने सरपरस्तों से इसका इजहार कर दिया और वो लोग चिराग पा हो गए। जिम में तरह तरह के कीड़े निकाले गए। जिम के खिलाफ बहुत सी साजिशें की गई। उसे बहुत से घिनौने इल्जामात में मुलव्वस करने की कोशिशें की गई। हवस परस्तों का पूरा ग्रोह
उसके खिलाफ सरगर्म अमल हो गया और जिम भी उनके मुकाबले पर डट गया। वो एक वकील था और मुझे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। जब मेरे सरपरस्तों ने महसूस किया कि वो जिम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे तो उन्होंने जिम को कत्ल करा दिया। मेरे जिम के बदन को टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने समंदर भुर्द कर दिया और मैं अपनी जिंदगी के सबसे हसीन दौर से महरूम हो गई। मैंने जिम से वादा किया था कि मैं जिंदगी और मौत उससे वाबस्ता कर चुकी हूँ, सो मैंने उस वादे को पूरा किया। देख लो, मेरी उम्र 27 साल हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसी इब्तदा में थी। जिम की मौत के बाद मेरे दिल में जुनून की कैफियत पैदा हो गई। मैंने खुद मंजर आम पर आकर उन लोगों की निशानदेही की जो मेरे जिम के कातिल थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत ना पा सकी। तब मैंने एक और मंसूबा तैयार किया। अंकल जिनकार्ड और आंटी फरन मेरे बहुत दूर के अजीज थे। अंकल जिनकार्ड ने अपनी जिंदगी सैरो सियाहत और शिकार में गुजारी थी। ये दोनों बेऔलाद थे और आखिरी उम्र में गुर्बत का शिकार हो गए थे। चुनाचे अपने हवस परस्त रिश्तेदारों को शिकस्त देकर मैंने अपनी तमाम दौलत अपनी तहवील में ले ली और उसके बाद अंकल जिनकार्ड और आंटी फरन के साथ यहाँ आकर बस गई। ये फार्म हाउस भी मेरी मलकियत है। यहाँ मैं इन दोनों के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम यकीन करो डैनी, मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मेरी अजीब सी कैफियत हो जाती है और उस वक्त अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। डैनी, मैंने आंटी फरन और अंकल जिनकार्ड से अपनी कोई बात नहीं छुपाई। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं कभी बुराई के रास्ते पर भटकने लगूं तो उन्हें ये हक हासिल है, बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे रोक दें। मगर अब ये लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, खास तौर से उस वक्त जब कोई पसंदीदा शख्सियत मेरे नज़दीक आ जाती है। तब ये लोग मेरी निगरानी करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ मेरे वादे के इफ़ा के लिए ज़रूरी है। बड़ी इज्जत करती हूँ मैं इन दोनों की, बहुत ही एहसान मंद हूँ मैं इन दोनों की कि इन्होंने अब तक मुझे संभाले रखा है। तुमने अपने उन अजीज़ों के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जो जिम के कातिल थे? मैंने सवाल किया तो लूसिया मुस्कुरा दी। उनमें से 5 आदमी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं और ये 5 वो थे जिन्होंने जिम को कत्ल करने में कारहाय नुमायां अंजाम दिए थे। मैंने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाया था। उसके लिए मैंने अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोफेसर फेडरिक के सुपुर्द कर दिया। और शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मैं आज भी प्रोफेसर की बेहद ममनून हूँ और उसके लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकता है करती रहती हूँ। प्रोफेसर फेडरिक ने मेरे वजूद की सबसे बड़ी तशंगी मिटा डाली है। बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया था उन 5 को जिस तरह जिम की लाश के टुकड़े समंदर से बरामद हुए थे। प्रोफेसर फेडरिक? मैंने मुतैराना अंदाज में पूछा। हाँ, दूसरे लोगों की नजर में वो एक जराइम पेशा और बागी इंसान है, मगर मेरे लिए फरिश्ता है। कौन है ये? मैंने सवाल किया और लूसिया पुरख्याल अंदाज में मुझे देखने लगी। यहाँ से कुछ फासले पर जैसी आर्गन का इलाका है और फेडरिक जैसी आर्गन में ही रहता है। उसका गिरोह बारबी वाइको के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन बारबी वाइको को उसकी वजह से दांतों में पसीना आता रहता है। एक बार फिर मेरे ज़हन में सिनसिनी सी दौड़ गई। लूसिया वो नाम ही ले रही थी जो मुझे मतलूब था, लेकिन प्रोफेसर फेडरिक का किरदार मेरे लिए नया और अजनबी था। लूसिया अगर कोई बहुत गहरी औरत नहीं थी और अगर उसने कोई शानदार कहानी मुझे नहीं सुनाई थी तो फिर अचानक ही मेरे लिए इंतहाई अहम हो गई थी। जैसी आर्गन, प्रोफेसर फेडरिक और बारबी वाइको। प्रोफेसर फेडरिक वो शख्सियत थी जिसने लूसिया की हिमा पर 5 आदमियों को कत्ल किया था और वो अपने छोटे से गिरोह के साथ बारबन वाइको को नाको चने चबवाए हुए था। क्या ये शख्सियत मेरे काम नहीं आ सकती? मैं लूसिया का चेहरा देखते हुए सोच रहा था। फेडरिक जैसी आर्गनी का बाशिंदा है? मैंने पूछा। हाँ, और बारबन वाइको? वाइको के बारे में मुझे ज्यादा तफसील नहीं मालूम। सुना गया है कि वो किसी मखलूतुल नस्ल से है, अमरीकी कौमियत रखता है। हाँ, और शायद जैसी आर्गन ही उसकी मुस्तकिल रिहाइश है। फेडरिक के बारे में मेरे दिन में बड़ा तजस्सुस पैदा हो गया था। चलने में खामोश रहने के बाद मैंने कहा, जैसी आर्गन में उन दोनों में से किसकी हैसियत ज्यादा है? हूँ? लूसिया किसी सोच से चौंक पड़ी। बारबन वाइको एक जराइम पेशा शख्स है और प्रोफेसर फेडरिक एक तालीम याफ्ता इंसान। मैं उसकी कहानी तो नहीं जानती, लेकिन किसी खास वाक़े ने प्रोफेसर को दरस व तदरीस की जिंदगी से इस राह पर ला डाला था। वो शायद मेरे सवाल पर गौर किए बगैर बोलने लगी थी। वो खुल्लम खुल्ला बारबन वाइको के मुकाबले पर है? हाँ, तकरीबन। दोनों में अक्सर व बेशतर महाज आराई होती ही रहती होगी। नहीं, अगर कोई खास ही मामला हो तो प्रोफेसर उससे भिड़ता है, वरना उसके मुकाबले में प्रोफेसर का गिरोह बहुत छोटा है और उसके वसाइल भी ज्यादा नहीं। लूसिया ने जवाब दिया। हर एक के बारे में मशकूक हो जाना
اور محتاط رہنے کے لیے طرح طرح کی امکان کوشش شروع کر دینا میری فطرت میں نہیں تھا۔ خطرات تو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ تھے، ان سے بچنے کے لیے راستے کی آسانیوں کو فراموش کر دینا میرے نزدیک حماقت تھی۔ لوسیا کیلس نے جو کچھ کہا تھا اس میں باریکیاں تلاش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ضائع کر دوں۔ چنانچہ اس کی کہانی پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کس طرح میرے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ لوسیا آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور شاید تصورات کی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس وقت تک کے لیے خاموشی اختیار کی جب تک کہ خود اس کے خیالات کا طلسم نہ ٹوٹ جائے۔ اس سے کام لینے کے لیے اب اس کے مزاج کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ میں سوچتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، لوسیا، تمہاری کہانی سننے کے بعد تم سے اظہار ہمدردی کرنا یا تمہیں اس بات کا احساس دلانا کہ تم بہت کچھ کھو چکی ہو ایک عامیانہ سی بات ہے۔ لوگوں نے تم سے تمہارا بہت کچھ چھین لیا اور میں جانتا ہوں کہ جم تمہیں واپس نہیں مل سکتا، لیکن اس کے جواب میں تم نے لوگوں سے جو کچھ چھینا وہ تمہاری شخصیت کی بلندی اور تمہاری ہمت کی دلیل ہے۔ میری طرف سے اس کامیابی پر مبارکباد قبول کرو۔ لوسیا نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر جلدی سے اٹھ کر میرے قریب پہنچ گئی۔ اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرا اندازہ تمہارے بارے میں غلط نہیں ہے، تم عام لوگوں سے کافی مختلف معلوم ہوتے ہو۔ یہی سب، یقین کرو، یہی سب سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ میں نے جسے بھی اپنی کہانی سنائی اس نے مگرمچھ کے آنسو بہائے، مجھ سے ہمدردی کی تسلیاں دی، مگر کسی نے میری جرت کا اعتراف نہیں کیا۔ میں نے کسی کو احساس نہیں دلایا، میں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ میرے گیت گائے، لیکن یقین کرو ڈینی، یقین کرو، یہ الفاظ میرا حق ہے، مجھے یہی اعزاز ملنا چاہیے تھا، اور تم اب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہو گئے ہو۔ ہاں، تم نے میری جرت کا اعتراف کیا ہے، شکریہ ڈینی ولسن، تمہارا بے حد شکریہ۔ وہ اب ایک خود کلامی کی کیفیت بول رہی تھی، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، وہ پانچوں لاشیں گلی سڑی کیفیت میں شہر کے مختلف حصوں سے ملی تھی۔ پروفیسر فیڈرک میرا محسن ہی نہیں، میرا سب سے بڑا سرپرست ہے، اور میں اس کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور تم نہیں جانتے ڈینی، تم نہیں جانتے، جب 5 گھروں میں ماتم ہوا تھا اور ان 5 گھروں نے جب اپنی انتہائی صلاحیتوں اور تمام تر اختیارات سے کام لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے بزرگوں کا قتل جم ایلس کے قتل سے منسلک ہے، لیکن ان کی کوئی کوشش مجھے مجرم ثابت نہ کر سکی۔ یہ پروفیسر فیڈرک کا ہی کارنامہ تھا۔ اس نے ان واقعات کو ایسے رنگ دیے تھے کہ کوئی بھی میری طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکا۔ میں دل سے پروفیسر کی ساتھی ہوں اور جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا ہے اس کے لیے کرتی رہتی ہوں، لوسیا نے جذباتی انداز میں کہا۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں اسے اتفاق ہی کہہ سکتا ہوں لوسیا، صرف اتفاق۔ کیا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا لوسیا کہ کیا میں کوئی جاسوس ہوں یا کوئی جرائم پیشہ انسان؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا جواب تمہیں دوں گا۔ بلیک پلین فائل بھی تمہارے ذہن میں الجھی ہوئی تھی لوسیا۔ ایک سوال میں تم سے اور کروں؟ ہاں ضرور ڈینی، اس نے کہا۔ سیاست سے تمہیں کوئی لگاؤ ہے؟ نہیں، یہ میرا موضوع نہیں، کبھی فرصت ہی نہیں ملی اس طرف توجہ دینے کی۔ تم مظلوم ہو لوسیا، تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لہذا یقینی طور پر دل سے تم ان لوگوں کے خلاف ہوگی جو کسی پر ظلم کریں۔ 100% میں اسی مزاج کی عورت ہوں لوسیا۔ تو پھر یہ سمجھو کہ میرا تعلق بھی ان لوگوں سے ہے جن پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے، جن سے ان کی متاع حیات چھین لی گئی ہے، جنہیں ظلم کا نشانہ بنا کر در بدر کر دیا گیا ہے۔ میں انہی لوگوں کے لیے سرگرم عمل ہوں اور ان کی مدد کرنا ہی میری زندگی کا اہم ترین مشن ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ لوسیا نے سوال کیا۔ واقعہ فلسطین تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا، اخبارات میں اس بارے میں پڑھتی رہتی ہوں۔ یہ علم ہوگا تمہیں کہ یہودیوں نے فلسطین کی سرزمین مسلمانوں سے چھین لی ہے، انہیں در بدر کر کے انہوں نے وہاں اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی ہے۔ ہاں، کچھ واقعات میرے علم میں ہیں، اور یہ بھی علم ہوگا کہ فلسطینی اپنی بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جس سے انہیں اپنی توہین کا احساس ہو تو وہ بچوں کی مانند رو بھی سکتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں، میرے لیے پریشان بھی رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ وہ مجھے تمہارے ساتھ تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اور اس سلسلے میں میرے ساتھ تمام سختیاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں انہیں کسی کام کے لیے کہہ دوں کہ یہ لازمی ہونا ہے تو پھر دونوں بے بسی سے میری صورت دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم فیڈرک کے لیے پیغام رسانی کا کام بھی کرتی ہو۔ تم بہت چالاک ہو، مجھے مطلب کی باتوں سے ہٹنے نہیں دیتے، لیکن تم بھی ایک مخلص انسان ہو ڈینی، اور ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو جن سے تمہارا کوئی مذہبی تعلق یا ذاتی مفاد وابستہ نہیں،
और ये बात नेक दिली की अलामत है। चुनाचे मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती। हाँ, मैंने ये बात कही थी कि प्रोफेसर फीडरिक से मेरा राब्ता रहता है और कोई अहम बात होती है तो मैं उनसे मिल लेती हूँ। कहाँ? क्या जैसी आर्गन जाकर? नहीं, मेरे और उनके लिए एक पॉइंट मुकर्रर है, वहां से मैं उन्हें पैगाम दे देती हूँ और वहीं मुझे उनका पैगाम मिल जाता है। मैं तुम्हें वो सबसे अहम बात बताने जा रही हूँ डैनी, जो तुम्हारे लिए इंतहाई कारआमद साबित होगी। तकरीबन 8 दिन कबल प्रोफेसर फीडर का एक नुमाइंदा किसी बैरूनी मुल्क से यहाँ आया था। उसे मुझसे राब्ता कायम करना था और यहाँ रुककर प्रोफेसर फीडरिक से, लेकिन वो शदीद जख्मी हालत में मेरे पास पहुंचा। उसने मुझे प्रोफेसर फीडरिक के लिए कुछ अहम कागजात दिए और कहने लगा कि वो यहाँ नहीं रुक सकेगा और ना ही प्रोफेसर फीडरिक से मुलाकात कर सकेगा। बेहतर ये है कि ये कागजात उन तक पहुंचा दिए जाएं। और उसके बाद मैं अभी तक प्रोफेसर से राब्ता कायम नहीं कर सकी। मैं सोच रही थी कि किसी मुनासिब मौके पर मैं प्रोफेसर फीडरिक के लिए ये पैगाम भिजवा दूंगी, लेकिन अभी उस पर अमल ही नहीं कर पाई थी कि तुम आ गए और मैंने तुम्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यहाँ ले आने का फैसला कर लिया। क्या ये बेहतर नहीं होगा डैनी कि तुम ये कागजात लेकर खुद प्रोफेसर फीडरिक के पास चले जाओ? ये कागजात उन्हें दे दो और उसके साथ ही अपना मकसद भी बयान कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक सिफारिशी खत भी तहरीर कर दूंगी। यकीनन हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर फीडरिक से मेरी मुलाकात, इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगी। मैं तुम्हें उस पॉइंट तक ले जाऊंगी जहां से मैं प्रोफेसर के लिए पैगाम रसानी करती हूँ। मैंने उस पैगाम रसानी के सिलसिले में कोई तफसील नहीं पूछी थी, लेकिन अपने आप को बखुशी उस काम के लिए पेश कर दिया था। गुड गुड, बस ये समझ लो कि तुम्हारा काम बन गया। वैसे अपने काम की तकमील के बाद वापस यहीं आ जाना, कुछ वक्त मेरे साथ क़याम जरूर करना। तुम्हारी कुर्बत मुझे बेहद सुकून देती है। अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं खुद भी तुम्हारे एहसान मंदों में शामिल हो जाऊंगा लूसिया, मैंने कहा। न जाने क्यों लूसिया को मेरी ये बात गमनाक लगी। वो नाक से शू शू करने लगी और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं गौर ही करता रह गया कि मेरे इन अल्फाज में रोने का सबब कौन सा था। मैंने तो एक आम सी बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने लूसिया की गमनाक कैफियत में उसका साथ दिया। ये लड़की जो कुछ भी है, कम अज कम इस मुश्किल वक्त में मेरे लिए कारआमद साबित हो रही थी। जब वो दिल की बुड़ास निकाल चुकी तो मैंने उसके शाने पर थपकी देते हुए कहा, सॉरी लूसिया, मेरे अल्फाज से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं, तुम्हारे अल्फाज से तो मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, उसने जवाब दिया। मैंने भी इस वक्त मजीद कुछ पूछगछ करना मुनासिब ख्याल ना किया। इस मसले को छेड़खानी फिल वक्त मुझे बेसुदी मालूम हुआ, चुनाचे मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। तुम्हारा ये तमाम सामान तुम्हारे हवाले है। अंकल जिनकार्ड मुमकिन है तुम्हें शिकार के किस्से सुना सुना कर बोर करें, लेकिन उस वक्त तक बर्दाश्त कर लेना जब तक कि हम अपना मकसद नहीं हासिल कर लेते। तुम उसकी फिक्र ही ना करो, मैंने जवाब दिया और फिर आहिस्ता से पूछा, लूसिया, ये फाइल तुमने कहाँ छुपा रखी थी? एक इंतहाई महफूज जगह, यूं समझ लो जहाँ प्रोफेसर फीडरिक के कागजात हैं। तो फिर ये फाइल हस्बे मामूल तुम्हारे पास मेरी इमानत के तौर पर रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे पास ज्यादा महफूज रह सकेगी। जैसा तुम पसंद करो, इस बात से मुतमईन रहो, मैं इसकी पूरी पूरी हिफाजत करूंगी। दरअसल इस फार्म हाउस पर हम 3 बेज़रर इंसानों को कोई भी शक की निगाह से नहीं देखता। भला कौन सोच सकता है कि प्रोफेसर फीडरिक जैसी शख्सियत के लिए एक मामूली लड़की भी कोई काम कर सकती है? अब तुम बताओ, मैं पुरस्कार शख्सियत की मालिक हूं ना डैनी? और तुम भी मुझे ऐसे ही लगे थे, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। मैंने तुमसे ज्यादा पुरस्कार खातून से आज तक मुलाकात नहीं की। अजीबो गरीब सिफात का मजमूआ हो तुम्हें समझने में वाकई बड़ा वक्त लगेगा। मैंने लूसिया के चेहरे पर नजरें जमा कर कहा। अंदाजा लगाना चाहता था कि ये अल्फाज उसकी पसंद के मुताबिक हैं या नहीं, और नतीजा खातिर ख्वाह निकला। लूसिया का चेहरा जोश मुसर्रत से सुर्ख हो गया था। उसने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मिस्टर फीडरिक का भी यही ख्याल है, बस तुम यूं समझो कि तुम्हारी तकदीर जाग गई। मिस्टर फीडरिक की मदद से तुम अपना काम बखूबी अंजाम दे सकोगे, और इसके अलावा मेरी जाती दिलचस्पियां और हमदर्दियां भी तुम्हारे साथ हैं। अब मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि मेरी तकदीर वाकई जाग गई है, लेकिन बहर तौर जैसी आर्गन में अपने कदम जमाने के लिए मुझे वाकई किसी सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा मुझे इस लड़की के जरिए मिल गया था, बशर्तिया कि उसकी बातें दुरुस्त हो। हम लोग प्रोग्राम तरतीब देने लगे। लूसिया ने कहा कि कल दिन में किसी भी वक्त वो मुझे उस पॉइंट तक ले जाएगी जहां मिस्टर फीडरिक के आदमी मौजूद हुआ करते हैं। उसने कहा कि वो लोग नहायत मोहतात है और इस इलाके में उनकी कुछ मखसूस कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनकी वजह से उनकी वहाँ मौजूदगी यकीनी होती है। वो जब भी वहाँ जाती है वो लोग उसे मिल जाते हैं
اور ان کے ذریعے وہ اپنا پیغام مسٹر فیڈرک تک پہنچا دیتی ہے۔